हेलो स्टूडेंट्स, तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने बात की थी हमारा जो फर्स्ट चैप्टर था मोशन के बारे में। ठीक है, आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं हमारा जो सेकंड टॉपिक है या सेकंड चैप्टर है। चैप्टर का नाम है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं किसके बारे में, मोशन के बारे में, हमारी फर्स्ट यूनिट थी। और आज के इस लेक्चर में हम लोग बेसिकली बात करने वाले हैं सेकंड चैप्टर फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। तो बच्चों, इस चैप्टर को हम लोग दो पार्ट्स में पढ़ेंगे। ठीक है, दो कौन से पार्ट होंगे? फर्स्ट पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे फोर्स के बारे में और हमारा जो सेकंड पार्ट होगा उसमें हम पढ़ेंगे लॉज ऑफ मोशन के बारे में। ठीक है, तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले चलिए स्टार्ट करते हैं कुछ बेसिक टर्म्स अपनी। ठीक है, और बेसिक में सबसे पहले हमें क्या पढ़ना पड़ेगा? फोर्स के बारे में पढ़ना पड़ेगा। क्यों पढ़ना पड़ेगा? क्योंकि हमारे चैप्टर का नाम ही क्या है? फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, तो स्टार्ट करें फिर। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बेटा, आप लोग जब ए स्टैंडर्ड में थे तो सेम टॉपिक था आपके पास में। चैप्टर का नाम क्या था? फोर्स एंड प्रेशर। आप लोगों ने वहां पे एक डेफिनेशन पढ़ी थी, बहुत सिंपल सी डेफिनेशन थी। और सिंपल सी डेफिनेशन क्या थी फोर्स की? आप लोग फोर्स को कैसे डिफाइन करते थे? ए पुश और पुल on an object is known as force। ठीक है, क्या है? A push or pull on an object is known as force। ठीक है, कि किसी भी वस्तु को, ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? वस्तु को पुश धकेला जाए, पुल खींचा जाए, तो वहां पर जो क्वांटिटी काम करेगी उस क्वांटिटी को हम लोग क्या बोलेंगे? फोर्स बोलेंगे। हिंदी में बताना चाहूं तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? बल बोलेंगे। ठीक है, रिपीट करती हूं एक बार आप लोगों को, बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है। क्या? कि यदि हम किसी भी ऑब्जेक्ट को या तो पुश कर रहे हैं, धकेल रहे हैं, या फिर आप उसको पुल कर रहे हो, तो वहां पर जो क्वांटिटी काम कर रही है वो क्वांटिटी क्या है हमारे पास में? फोर्स। हिंदी मीनिंग क्या है उसका? बल। ठीक है, इस डेफिनेशन में आपको मेरे ख्याल से सभी वर्ड्स क्लियर होंगे। लीव करके दो वर्ड्स को जो डिस्कस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। वन इज द पुश, जिसका मतलब क्या होता है? धकेलना। ठीक है, आई नो आप लोग पहले से इस चीज से वाकिफ होंगे, फिर भी डिस्कस कर लेते हैं। और दूसरा क्या है? पुल, जिसका मतलब क्या है मेरे पास में? खींचना। ठीक है, समझ आया आप लोगों को? अब देखिए, इन वर्ड्स को क्लियर करते हैं। एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं हम लोग। और एग्जाम्पल क्या लेते हैं कि मान लीजिए आपको किसी विंडो को क्लोज करना है। ठीक है, किसी खिड़की को बंद करना है आपको, तो मान लेते हैं, कंसिडर करते हैं दैट इज द डोर हियर। तो आप उसको जब क्लोज करोगे, इट मीन्स दैट यू आर पुशिंग इट। ठीक है, तो यहां पर पुश का मतलब क्लियर हुआ, पुल का मतलब खींचना। सेम केस लेके चलते हैं। आपको उस विंडो को यदि खोलना पड़े, नोट खींचना, आपको खोलना पड़े, तो आप क्या करोगे? उसको जनरली पुल करते हो अपनी तरफ। ठीक है, तो वो किसका एग्जाम्पल हो गया हमारे पास में? पुल का एग्जाम्पल हो गया। तो डेफिनेशन क्लियर हुई। पुश का मतलब धकेलना, एग्जाम्पल से क्लियर किया। पुल का मतलब खींचना, ऑब्जेक्ट मतलब वस्तु। कि आप यदि किसी भी वस्तु को या तो खींच रहे हो या फिर आप उसको धकेल रहे हो, तो वहां पर जो क्वांटिटी काम करती है दैट इज एग्जैक्टली द फोर्स। हिंदी मीनिंग बल। समझ आया? अब देखिए बच्चों, ये आपने जो डेफिनेशन है वो 8th स्टैंडर्ड में पढ़ी थी। ठीक है, राइट नाउ आप किस में हो? 9th स्टैंडर्ड में। तो आप इसमें थोड़ा इंप्रूव करके पढ़ना तो बनता है आप लोगों का। ठीक है, तो चलिए इसको इंप्रूव करते हैं थोड़ा। और इंप्रूव करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? हमें एक और टॉपिक पढ़ना पड़ेगा इसके साथ में, जिसका नाम क्या है? इफेक्ट ऑफ फोर्स। ठीक है, इफेक्ट का मतलब क्या होता है? कि जब भी हम किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाते हैं तो उस बॉडी पे क्या क्या इफेक्ट्स आते हैं, क्या क्या चेंजमेंट वहां से हमें नजर आते हैं। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैम ने ना तो इसकी यूनिट डिस्कस की है हमारे पास में, ना इसका फॉर्मूला डिस्कस किया फोर्स का। तो करेंगे, सबसे पहले हम लोग इफेक्ट ऑफ फोर्स को पढ़ेंगे और उसके बाद एक न्यू डेफिनेशन जनरेट करके हम लोग फोर्स की यूनिट भी डिफाइन करेंगे यहाँ से,
और इसका फॉर्मूला भी पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर इफेक्ट ऑफ फोर्स। ठीक है, इफेक्ट ऑफ फोर्स का मतलब क्या है कि जब भी हम किसी बॉडी पे, किसी वस्तु पे फोर्स लगा रहे हैं, वो फोर्स बच्चों या तो आप पुश की फॉर्म में लगा रहे हो या फिर पुल की फॉर्म में लगा रहे हो, तो वहां से उस बॉडी में क्या क्या चेंजमेंट या क्या क्या इफेक्ट्स उसके ऊपर आपको नजर आते हैं, वही सब हम इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए फर्स्ट इफेक्ट डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट इफेक्ट क्या है? ए फोर्स कैन स्टॉप ए मूविंग बॉडी। ठीक है, कि फोर्स क्या कर सकता है भाई? अगर हमारे पास कोई भी बॉडी मूव कर रही है, मूव करने का मतलब क्या हुआ? वो मोशन के अंदर है, तो हम उसके ऊपर फोर्स लगा करके क्या कर सकते हैं? उस बॉडी को स्टॉप कर सकते हैं, उस वस्तु को हम लोग रोक सकते हैं। कैसे? पढ़ते हैं इसका एग्जाम्पल। एग्जाम्पल कैसे पढ़ेंगे कि मान लेते हैं यहां पर हमने एक प्लेयर कंसीडर किया हुआ है, फुटबॉल प्लेयर, दैट इज द फर्स्ट प्लेयर हेयर। ठीक है, यहां पर एक फुटबॉल अभी रेस्ट पोजीशन के ऊपर थी और यहां पे हमने किसी अपोजिट टीम का प्लेयर कंसीडर किया हुआ है। ठीक है, फर्स्ट प्लेयर ने क्या किया? इस फुटबॉल को किक करना स्टार्ट किया, दैट इज द फुटबॉल हेयर। इस फुटबॉल को किक किया। जब उसने किक किया यहां पर, तो फोर्स किसने लगाया? उसकी लेग्स ने फोर्स लगाया, और जो फोर्स लगा है वो किसकी फॉर्म में लगा है बच्चों? उस फोर्स को हम क्या नाम देंगे? दैट इज मस्कुलर फोर्स। बहुत जेन्युइन है। जो फोर्स हमारी मसल्स लगाती हैं उसको हम क्या बोलते हैं? मस्कुलर फोर्स। आप लोग ऑलरेडी इसके बारे में बहुत अच्छे से पढ़ चुके हो। अब जैसे ही इस प्लेयर ने इस फुटबॉल को यहां से किक करना स्टार्ट किया, ठीक है, फुटबॉल क्या आ गई? मोशन के अंदर आ गई। अब ये जो प्लेयर था, ठीक है, ये जो प्लेयर था हमारे पास में, ये अपोजिट टीम का था। अपोजिट टीम का है तो जेन्युइन सी बात है, ये क्या करेगा? इस बॉल को स्टॉप करने की ट्राई करेगा। जैसे ही बॉल इस प्लेयर के पास आएगी, इसने क्या कर दिया? अपनी लेग्स से मस्कुलर फोर्स लगा करके क्या कर दिया? इस बॉल को स्टॉप कर दिया। तो यहाँ पर दो सिचुएशन अराइज हुई। क्या? इसने फोर्स लगाया था तब ये बॉल मोशन के अंदर आ गई थी, और जैसे ही इस पर्सन ने हमारे पास में फोर्स लगाया तो इसने क्या कर दिया? ये जो फुटबॉल थी इसके मोशन को क्या कर दिया? इसकी स्टेट को क्या कर दिया प्यारे बच्चों? चेंज कर दिया है। रेस्ट में थी, मोशन में आने के बाद दोबारा उसको किस में ले आया? रेस्ट पोजीशन में ले आया। ठीक है, तो यहाँ से क्या चीज क्लियर हुई है कि जब हमने किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाया, किस बॉडी के ऊपर बच्चों? मूविंग बॉडी के ऊपर फोर्स लगाया, बॉल मूव कर रही थी हमारे पास में, तो यहाँ से क्या कर सकते हैं? हम उस बॉल को स्टॉप कर सकते हैं, या फिर हम लोग क्या बोल सकते हैं? हम उस बॉल की स्टेट को चेंज कर सकते हैं। स्टेट का मतलब है रेस्ट में है, मोशन में आ जाएगी, मोशन में है, रेस्ट में आएगी। बाकी यहाँ पर इसका कोई भी ताल्लुकात नहीं है इस चीज से, बस जनरली आप लोगों को मैं यहाँ पे बता रही हूँ। ठीक है, समझ आया फर्स्ट एग्जाम्पल आप लोगों को? सेकंड हम लोग बात करते हैं कि जब हम किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाते हैं और यदि वो बॉडी रेस्ट के अंदर है तो वो किस में आ जाएगी? मोशन के अंदर आ जाएगी। चलिए पढ़ते हैं उसको। ए फोर्स कैन, फर्स्ट एग्जाम्पल नहीं, फर्स्ट पॉइंट आप लोगों को क्लियर हुआ यहां से? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? सेकेंड पॉइंट क्या है हमारे पास में? ए फोर्स कैन मूव ए स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। ठीक है, कि फोर्स क्या कर सकता है? किसी भी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को मूव कर सकता है। अब एक नया वर्ड हमारे पास सामने आया, क्या है? स्टेशनरी ऑब्जेक्ट मूव कैन फोर्स। आई थिंक आप लोगों को ऑलरेडी क्लियर है स्टेशनरी का मतलब क्या होता है बच्चों? रेस्ट। ठीक है, तो फोर्स क्या कर सकता है? यदि हमारे पास कोई भी बॉडी रेस्ट पोजीशन के ऊपर है तो उसको किस में ला सकता है? मोशन के अंदर ला सकता है। ठीक है बच्चों, तो चलिए पढ़ते हैं। एग्जाम्पल क्या कंसीडर करेंगे? फिर से वही, आप लोग सोचेंगे मैडम ने फिर से वही एग्जाम्पल उठा लिया।
ठीक है, ये हमने एक प्लेयर कंसीडर किया हुआ है, चलो फुटबॉल प्लेयर ही मान लेते हैं हम लोग। यहाँ पर एक फुटबॉल रखी हुई है, ठीक है, फुटबॉल इज प्लेस। जैसे ही ये अपनी लेग से इस फुटबॉल को किक करेगा, ध्यान दीजिए यहाँ पर ये किस पोजीशन में है, अभी रेस्ट में है बच्चों, ठीक है। जैसे ही इस प्लेयर ने इस फुटबॉल को किक किया हमारे पास में, तो फुटबॉल जेन्युइन सी बात है किसके अंदर आएगी, हमारे पास में मोशन के अंदर आ जाएगी, ठीक है। ये अपनी पोजीशन को भी चेंज करेगी। तो यहां से हम लोग क्या कह सकते हैं कि फोर्स कैन मूव ए स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, ये कि यदि हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट जो है रेस्ट पोजीशन के ऊपर है, तो वहां से हम उसके ऊपर फोर्स लगा करके, फोर्स आप किसी भी फॉर्म में लगा सकते हो बच्चों, चाहे वो आप पुश की फॉर्म में लगाएं, चाहे वो आप पुल की फॉर्म में लगाएं, और वहां से हम उस ऑब्जेक्ट को क्या कर सकते हैं, उसकी स्टेट को चेंज कर सकते हैं। यदि वो रेस्ट में है तो हम उसको मोशन में ला सकते हैं। समझ आया दूसरा पॉइंट आप लोगों को? चलिए थर्ड पॉइंट डिस्कस करते हैं। थर्ड पॉइंट क्या है? If force can change the direction of the object, ठीक है। क्या है प्यारे बच्चों कि फोर्स क्या कर सकता है, किसी भी ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को चेंज कर सकता है, ठीक है। कैसे समझेंगे इस बात को हम लोग? एक एग्जाम्पल मान लेते हैं। एग्जाम्पल में मैंने क्या किया, एक प्लेयर कंसीडर किया है यहाँ पर, दैट इज, चलिए आप लोगों की डिमांड थी तो मैंने प्लेयर को फुटबॉल से अब की बार क्रिकेट का कर दिया है, ठीक है। हमने एक क्रिकेट प्लेयर को माना है यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर हमने एक बॉलर को कंसीडर किया हुआ है, ठीक है। क्रिकेट सभी लोग खेलते हैं अपने घरों में, ठीक है। तो यहाँ पर हमने एक बॉलर को कंसीडर किया, यहाँ पर एक क्रिकेट पर्सन को कंसीडर किया है। अब देखिए यहाँ पर जब ये बॉलर बॉल को थ्रो करेगा प्लेयर के पास में, तो यहाँ पर उस बॉल की जो डायरेक्शन थी वो बिल्कुल क्या है, स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। आप इस लाइन को स्ट्रेट लाइन कंसीडर करके चलेंगे। अब जैसे ही इस प्लेयर के पास ये बॉल आएगी, ऑब्वियस सी बात है ये इस बॉल की डायरेक्शन को चेंज करने की सोचेगा, या फिर हम ये कह सकते हैं ये उस बॉल को हिट करेगा, और वहां पर जो फोर्स लगाएगा स्टूडेंट्स, वो कौन सा लगाएगा, उस पर्सन की मसल्स फोर्स लगाएंगी, एंड द सेम फोर्स हियर दैट इज द मस्कुलर फोर्स, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे ही इसने फोर्स लगाया तो बॉल की डायरेक्शन क्या हो गई, चेंज हो गई है हमारे पास में। वो किसी भी डायरेक्शन में उस बॉल को हिट कर सकता है हमारे पास में। तो यहाँ से हम लोग क्या कह सकते हैं कि फोर्स जो है वो कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट, कि फोर्स क्या कर सकता है, किसी भी ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को भी चेंज कर सकता है, ठीक है। आप लोग इसको लाइव कर भी सकते हो अपने घर में, ठीक है, और ऑब्जर्व भी कर सकते हो। तो 3 पॉइंट्स आप लोगों को क्लियर हुए। चलिए फोर्थ और लास्ट पॉइंट को डिस्कस करते हैं। यहाँ पर फोर्थ पॉइंट क्या है बच्चों? If force can change the shape and size of the object, क्या कर सकते हैं बच्चों कि यदि हम किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाते हैं तो वहां से उस बॉडी की शेप और साइज में भी चेंजमेंट आ सकता है। कैसे पढ़ेंगे? सबसे पहले तो देखिए, आप लोगों ने मॉडलिंग क्ले का नाम सुना होगा। बहुत सारे बच्चे हैं जो बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करते हैं। तो मॉडलिंग क्ले क्या होती है, चलिए यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं एग्जाम्पल को। जो मॉडलिंग क्ले होती है हमारे पास में, वो एक सिंपल सी क्ले होती है। मान लीजिए आपने किसी कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट किया, तो आपने उस मॉडलिंग क्ले को एक शेप दिया, ठीक है, और उस शेप में मान लीजिए आपने कोई ट्री बनाया उसका, या फिर किसी भगवान की मान लीजिए आपने कोई मूर्ति बना दी उसकी, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, हमने उसके ऊपर एक सर्टेन अमाउंट में फोर्स लगाया है, और फोर्स लगाने के बाद हमने क्या किया, उस ऑब्जेक्ट की या उस बॉडी की शेप में क्या आया, हमारे पास एक चेंजमेंट नजर आता है, ठीक है। अगर आपको दूसरे तरीके से पढ़ना है तो सेकेंड एग्जाम्पल हम लोग
कंसीडर करते हैं कि हमारे पास एक स्प्रिंग है, ठीक है, ये किसी रिजिड बॉडी से अटैच है, मतलब इसका एक पार्ट हमने यहां पर क्या किया हुआ है, फिक्स किया हुआ है, ठीक है। अब फर्स्ट केस लेते हैं, स्प्रिंग का शेप कुछ इस टाइप का था, ठीक है। अभी मैंने तो हमने दूसरे एग्जाम्पल में क्या कंसीडर किया है, हमने एक स्प्रिंग लिया हुआ है यहां पर, और उसका जो एक पार्ट है हमने क्या किया है, उसको एक फिक्स किया हुआ है किसी भी पार्ट के साथ में। बच्चों फिक्स क्यों किया हुआ है हम लोगों ने, क्योंकि एक साइड से या तो हम उसको पुल कर सकते हैं या फिर हम उसको पुश कर सकते हैं, ठीक है। पुश का तो यहाँ पर ऑप्शन दोबारा हम लास्ट केस में पढ़ेंगे। सबसे पहले हमें इसकी यदि शेप और साइज में चेंजमेंट लेके आना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको पुल करना पड़ेगा, ठीक है। तो फर्स्ट कंडीशन हमारे पास ये थी। अब मैंने क्या किया है, इस स्प्रिंग को पुल किया है, ठीक है। जैसे ही मैंने इस स्प्रिंग को पुल किया तो यहां पर मुझे इसकी शेप में एक चेंजमेंट और साइज में भी आपको एक चेंजमेंट नजर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने पुलिंग फोर्स का इस्तेमाल करते हुए हमने इसकी शेप और साइज, इस स्प्रिंग की शेप और साइज दोनों में एक चेंजमेंट कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि जब भी हम किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाएंगे तो हम उसकी शेप और साइज में भी चेंजमेंट ला सकते हैं। समझ आया आप लोगों को? 4 पॉइंट हम लोगों ने पढ़े हैं इफेक्ट्स ऑफ फोर्स में। फर्स्ट क्या है बच्चों कि फोर्स क्या कर सकता है, किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट को स्टॉप कर सकता है। सेकंड क्या है, फोर्स क्या कर सकता है, यदि मेरे पास कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो उसको मोशन में ला सकता है। थर्ड क्या है बच्चों कि फोर्स क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है डायरेक्शन ऑफ द बॉडी को। फोर्थ वन क्या है कि फोर्स जब हम किसी बॉडी पे लगाते हैं तो उसकी शेप और साइज में भी चेंजमेंट आ सकता है। अब मैंने कहा था ना आप लोगों से कि ये इफेक्ट ऑफ फोर्स पढ़ने के बाद हम फोर्स की एक नई डेफिनेशन को जनरेट करेंगे। क्यों? क्योंकि बच्चों आप लोग अभी 9th स्टैंडर्ड में हो तो 8th की डेफिनेशन तो नहीं बनती ना, वो तो बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है। तो चलिए फोर्स की नई डेफिनेशन हम लोगों ने क्या जनरेट की है, यहां पर और लिख लेते हैं बीच में कि इट इज एन एक्सटर्नल एफर्ट इन द फॉर्म ऑफ, समझते हुए चलना बच्चों, फॉर्म ऑफ पुश एंड पुल या पुश और पुल, ठीक है, विच चेंजेज और टेंड्स टू चेंज द स्टेट एंड डायमेंशंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, समझ आया आप लोगों को? आई थिंक आधे से ज्यादा बच्चों को जो हमने इफेक्ट ऑफ फोर्स पढ़ा है उससे डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी। डेफिनेशन क्या कह रही है बच्चों कि इट इज एन एक्सटर्नल एफर्ट, कि आपका ये बाहरी जो फोर्स हमने लगाया, बाहर से लगाया हुआ एफर्ट है बच्चों, किसकी फॉर्म में, पुश और पुल, विच चेंजेज, या तो वो चेंज करेगा या फिर उस ऑब्जेक्ट को प्रेशराइज करेगा अपनी स्टेट को चेंज करने के लिए। स्टेट में बच्चों क्या पढ़ेंगे हम लोग, रेस्ट एंड मोशन, और डायमेंशंस में बात करेंगे हम लोग शेप एंड साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। कि फोर्स क्या है नई डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कि एक एक्सटर्नल एफर्ट है बेसिकली किसकी फॉर्म में, पुश या पुल की फॉर्म में, जो क्या करता है, चेंज करता है या उस ऑब्जेक्ट को टेंड करेगा चेंज करने के लिए क्या बच्चों, अपनी स्टेट या फिर हम क्या बोल सकते हैं, डायमेंशंस के बारे में। ठीक है, ये हमारी नई डेफिनेशन है यहां से। ठीक है, तो अब हमने नई डेफिनेशन पढ़ ली है, तो अब यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बेसिकली। देखिए आप लोगों ने बहुत सारे, इससे पहले भी बहुत सारी क्वांटिटीज पढ़ी होंगी जिसमें आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जब स्पीड की जो एसआई यूनिट होती है मेजर करते हैं, दैट इज एग्जैक्टली इक्वल टू मीटर पर सेकेंड। ठीक है, जब हम लोग एक्सेलरेशन का बात करते हैं तो एक्सेलरेशन की क्या होती है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है हमारे पास में।
तो वैसे ही यदि हम लोग यहाँ पर फोर्स के बारे में बात करें, देन व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स? तो एसआई यूनिट ऑफ फोर्स क्या होगी प्यारे बच्चों? एसआई यूनिट ऑफ फोर्स है हमारे पास में न्यूटन। फोर्स इज न्यूटन। ठीक है, समझ आया आप लोगों को कि एसआई यूनिट क्या है? न्यूटन है हमारे पास में। यदि हम फोर्स को एसआई यूनिट्स में मेजर करते हैं, दैट इज एग्जैक्टली इक्वल टू न्यूटन। यदि हम लोग यहाँ पर सीजीएस यूनिट के बारे में बात करें, द सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स इज डाइन। ठीक है, इतना ही पढ़ना आप लोगों के लिए सफिशिएंट होगा अभी, बिकॉज राइट नाउ यू आर इन 9th स्टैंडर्ड। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या डिस्कस किया है? फोर्स की डेफिनेशन को डिस्कस कर लिया। दूसरा, हम लोगों ने फोर्स की जो एसआई यूनिट थी और जो सीजीएस यूनिट थी उसके बारे में डिस्कस किया। अब यहाँ से हम एक नई चीज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं बच्चों, और वो नई चीज क्या है हमारे पास में? नई तो नई है, जिसने फर्स्ट चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ा होगा उनके लिए नई नहीं है, जिन्होंने नहीं पढ़ा उनके लिए बहुत ही ज्यादा नई है। क्या है कि फोर्स जो है, फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, कि फोर्स क्या है हमारे पास में? एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब आधे से ज्यादा बच्चे सोच रहे होंगे कि वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती हैं। देखिए, फर्स्ट यूनिट में मैंने डिस्कस किया था दो टाइप की क्वांटिटीज के बारे में। चलिए यहां लिख लेते हैं। हमारी फर्स्ट क्वांटिटी क्या थी? दैट इज स्केलर क्वांटिटी, एंड द सेकंड वन इज वेक्टर क्वांटिटी। यहां पर आप क्वांटिटीज भी कर सकते हो यदि आप एक टर्म से ज्यादा के बारे में डिस्कस करोगे, क्योंकि मैं यहां पर एक सिंगल टर्म फोर्स के बारे में डिस्कस कर रही हूं, इसलिए मैंने वहां पर एक ही चीज को लिखा है। नेक्स्ट वन इज द वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, तो बच्चों क्या होती हैं स्केलर क्वांटिटीज? बहुत ही आसान है, वो क्वांटिटीज जिनका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। ठीक है, द एग्जैक्ट क्वांटिटी कंटेन्ड बाय द बॉडी इज मैग्नीट्यूड। ठीक है, जिनकी कोई भी डायरेक्शन नहीं होती है। स्केलर क्वांटिटी कौन सी क्वांटिटीज हैं? दोज क्वांटिटीज which has only magnitude, having no direction। देखिए, यहां पर नो डायरेक्शन का मतलब ये नहीं है कि वहां पर उस बॉडी का कोई भी डायरेक्शन नहीं है। नो डायरेक्शन का मतलब ये है कि वहां पर हमें एक स्पेसिफिक डायरेक्शन का पता नहीं लग पाता है, और इस टाइप की चीजों में हम क्या लिख देते हैं? नो डायरेक्शन। ठीक है, वो क्वांटिटीज जिनमें सिर्फ मैग्नीट्यूड के बारे में पता लगे, डायरेक्शन का कोई भी लेना देना वहां से ना हो, तो उस टाइप की क्वांटिटी को हम लोग क्या बोलते हैं? स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। एग्जाम्पल क्या कंसीडर करेंगे? एग्जाम्पल कंसीडर करने की क्या जरूरत है? आपको लोगों को पता है मास। जब भी हम लोग मास के बारे में बात करते हैं तो हम यही कहते हैं कि कोई भी बॉडी, ठीक है, मेरा ही मान लीजिए, मैं अपना कंसीडर कर लेती हूँ कि मेरे में 52 kg जो है मेरा मास है। किसी भी अदर बॉडी का कंसीडर करते हैं, उसमें 60 kg है। तो क्या आप लोगों ने कभी ये सुना है कि 60 kg मास है और डायरेक्शन है ईस्ट में? ऐसा कभी नहीं सुना होगा आप लोगों ने शायद आज तक फिजिक्स में। तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं कि मास जो है वो स्केलर क्वांटिटी है। और बच्चों क्यों है स्केलर क्वांटिटी? क्योंकि हमें उसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड के बारे में ही पता लग रहा है। ठीक है, तो हम उसको क्या बोल सकते हैं? ये स्केलर क्वांटिटी है। अब वेक्टर क्वांटिटीज के बारे में बात करें तो वेक्टर क्वांटिटीज क्या होंगी? दोज क्वांटिटीज which has both magnitude and direction। ठीक है, वो क्वांटिटीज जिनका मैग्नीट्यूड भी है और हमारे पास में क्या है बच्चों? डायरेक्शन भी है, तो हम उनको क्या बोलेंगे? वेक्टर क्वांटिटीज बोलते हैं। एग्जाम्पल, जो हम यूनिट पढ़ रहे हैं उसी का एग्जाम्पल ले लेते हैं फोर्स के बारे में। ठीक है, एग्जाम्पल क्या होगा प्यारे बच्चों? एग्जाम्पल है हमारे पास में फोर्स। अब कैसे पता करेंगे हम लोग कि फोर्स हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी है या फिर वेक्टर क्वांटिटी है? देखिए, एक बॉक्स कंसीडर कर लो आप लोग। ठीक है, बॉक्स आप लोगों ने कंसीडर किया। जब आप इस बॉक्स के ऊपर फोर्स लगा रहे हो, मे बी द फोर्स
विल बी इन द फॉर्म ऑफ पुश और पुल, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मान लीजिए मैंने इसके ऊपर पुश की फॉर्म में फोर्स लगाया है, ठीक है, तो ये जो बॉक्स है ये अपनी स्टेट को चेंज करेगा। और यहाँ पर ये जो एरो का जो मैंने यहाँ पर निशान लगाया हुआ है, ये क्या दिखा रहा है हमारे पास में, या क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये उस ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन के बारे में हमारे पास से बता रहा है कि जो ऑब्जेक्ट है वो इस डायरेक्शन में मूव हुआ है। जब भी उसने अपनी स्टेट को चेंज किया है तो वो स्टेट जो चेंज हुई है वो मे बी स्ट्रेट लाइन में हो, यदि हमने और डायरेक्शंस कंसीडर किए हुए हैं तो हम ईस्ट वेस्ट या साउथ नॉर्थ के बारे में डिस्कस कर सकते हैं उसमें। तो यहाँ से हम लोग बच्चों क्या बोल सकते हैं कि फोर्स क्या है, फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी। कंसेप्ट क्लियर हुआ आप लोगों का, ठीक है, फोर्स के बारे में पढ़ा। फोर्स क्या होता है हमारे पास में, एक नई डेफिनेशन हम लोगों ने जनरेट की। फिर बच्चों हम लोगों ने पढ़ा कि फोर्स की एसआई यूनिट क्या है, व्हाट इज द एसआई यूनिट, याद कीजिए थोड़ा बहुत, दैट इज न्यूटन, ठीक है। सीजीएस यूनिट के बारे में बात की, और इसमें हमने जो लास्ट डिस्कशन किया है इस टॉपिक में वो क्या था हमारा, कि फोर्स जो है वो एक स्केलर है या वेक्टर। तो मैंने बताया फोर्स जो है वो क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। अब हम लोग फोर्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया, अब हम लोग बात करेंगे यहां से टाइप ऑफ फोर्सेज के बारे में, ठीक है। चलिए डिस्कस करते हैं फिर टाइप ऑफ फोर्स। हालांकि आप लोगों ने 8th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा होगा टाइप ऑफ फोर्स के बारे में, चलिए अब भी डिस्कस कर लेते हैं टाइप ऑफ फोर्स। तो बच्चों फोर्स के दो टाइप्स होते हैं बेसिकली, ठीक है, और दो टाइप कौन से हैं, फर्स्ट वन इज द बैलेंस्ड फोर्स and the another one is the unbalanced force, ठीक है। पहला कौन सा टाइप है, टू टाइप्स हैं, वन इज द बैलेंस्ड फोर्स, अनदर वन इज द अनबैलेंस्ड फोर्स, ठीक है। देखिए ये जो टर्म हमने लिखी है इसी से कुछ चीजें क्लियर हो रही है। बैलेंस, इसका मतलब बात किसके बारे में कर रहे हैं, फोर्स के बारे में। फोर्स किसके ऊपर लगेगा, किसी ने किसी ऑब्जेक्ट या बॉडी कंसीडर की उसके ऊपर लगेगा। तो बैलेंस्ड फोर्स का मतलब क्या हुआ कि वहां पर उस बॉडी के ऊपर जितने भी फोर्स लगे हुए होंगे वो सारे क्या होंगे, बैलेंस होंगे, ठीक है। अब दिमाग में क्वेश्चन आता है ऐसे कैसे बैलेंस हो सकता है कोई भी फोर्स, तो चलिए डिस्कस करते हैं बैलेंस फोर्स के बारे में। बैलेंस्ड फोर्स या बैलेंस फोर्सेज, तो बच्चों बैलेंस फोर्स या बैलेंस फोर्सेज क्या होंगे, द रिजल्टेंट ऑफ ऑल फोर्सेज एक्टिंग ऑन दैट बॉडी या एक्टिंग ऑन द बॉडी is 0, then the force is known as, the force is known as balanced force, ठीक है। क्या है, the resultant of all forces acting on the बॉडी, या फिर आप इसको स्लैश करके क्या कर सकते हो, ऑब्जेक्ट भी कर सकते हो बच्चों। यदि वो 0 है तो फोर्स क्या होगा, बैलेंस फोर्स में काउंट होगा। अब यहां से एक चीज यहां पे आप लोगों को समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है, दैट इज रिजल्टेंट। रिजल्टेंट क्या है, रिजल्टेंट मतलब है टोटल फोर्स, ठीक है, कि उस बॉडी पे लगने वाला टोटल फोर्स यदि 0 है तो हम उस फोर्स को किस में काउंट करेंगे, बैलेंस फोर्स के अंदर काउंट करते हैं, ठीक है बच्चों। तो चलिए इसके लिए हमने क्या किया, एक एग्जाम्पल कंसीडर कर लिया। और बच्चों एग्जाम्पल में मैंने क्या किया, एक हैवी बॉक्स को कंसीडर किया है। लिख भी लेते हैं यहां पर कि एग्जाम्पल में क्या किया, कंसीडर ए हैवी बॉक्स, हैवी बॉक्स ऑफ मास m which is lying on the ground या which is put on the
बच्चों, हमने एक हैवी बॉक्स को कंसीडर किया है यहाँ पर, जिसका मास क्या है मेरे पास बच्चों, मास m है उसका, ठीक है। ये ग्राउंड के ऊपर रखा हुआ है, ये ग्राउंड मैंने यहाँ पर कंसीडर कर लिया है। अब मैंने कहा है कि बैलेंस्ड फोर्स क्या होगा कि यदि किसी भी ऑब्जेक्ट या बॉडी के ऊपर लगने वाले सभी फोर्सेज रिजल्टेंट वहां से जो फोर्स है, या बात करूं टोटल फोर्स जो है वो 0 के बराबर आता है, तो हम उसको बच्चों किस में काउंट कर सकते हैं, बैलेंस फोर्स में। चलिए एग्जांपल लेते हैं। मैंने इस बॉडी के ऊपर एक फोर्स लगाया, यहां पर फोर्स इन द फॉर्म ऑफ पुश, ठीक है प्यारे बच्चों। कौन सा फोर्स लगाया है मैंने, पुश की फॉर्म में लगाया है। आप चाहें तो पुल की फॉर्म में भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहां पर इसके अपोजिट में, अप्लाइड फोर्स के अपोजिट में जो फोर्स काम करता है दैट इज फ्रिक्शनल फोर्स या फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शनल लिख लेते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स। अभी डिस्कस करूंगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है आप लोगों के साथ में। इसके अपोजिट में लगेगा, अपोजिट में किसके बच्चों, अप्लाइड फोर्स के अपोजिट में लगेगा, ठीक है। एक फोर्स यहां पर इस ऑब्जेक्ट के वेट की वजह से लगेगा, ठीक है। फोर्स ड्यू टू वेट, फोर्स ड्यू टू ऑब्जेक्ट वेट लिख लीजिए, आप लोगों को आसानी हो जाएगी, ऑब्जेक्ट वेट, ठीक है। अब यहां पर इस तरफ यदि एक्शन हुआ है तो आप लोग सभी को पता है कि आप लोग जब भी किसी को थप्पड़ मार देते हो तो रिएक्शन तो देखो Z1 आना बनता है उधर से, तो सेम केसेस यहां पर होगा, हालांकि कोई रिलेशन नहीं है उस चीज का। तो यहां पर दूसरा फोर्स आएगा दैट इज द रिएक्शन फोर्स। और रिएक्शन फोर्स कौन लगा रहा है, रिएक्शन फोर्स एक्सर्टेड बाय द ग्राउंड, ठीक है बच्चों। तो यहां पर 4 टाइप के फोर्स काम कर रहे हैं। फर्स्ट कौन सा है, फोर्स इन द फॉर्म ऑफ पुल, इन द फॉर्म ऑफ पुल। सेकेंड वन क्या है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, जो क्या कर रहा है, अप्लाइड फोर्स के मोशन को क्या कर रहा है बच्चों, अपोज कर रहा है मेरे पास में, ठीक है। थर्ड वन कौन सा है, थर्ड वन है हमारे पास में फोर्स ड्यू टू ऑब्जेक्ट वेट, ठीक है। और जो फोर्थ वन है हमारे पास में वो क्या होगा बच्चों, रिएक्शन फोर्स है, दैट इज द रिएक्शन फोर्स exerted by the ground, ठीक है। तो इस ऑब्जेक्ट के ऊपर, इस हैवी बॉक्स के ऊपर जो 4 टाइप के फोर्स यहां पर काम कर रहे थे, मैंने चारों लिख दिए हैं आपके सामने। अब चलिए अपनी डेफिनेशन पे आते हैं, बैलेंस्ड फोर्स, ठीक है। यहां पर 4 फोर्स काम कर रहे हैं, तो यहां पर इन सभी का जो रिजल्टेंट आएगा, जब हम इसका टोटल निकालेंगे तो इस ऑब्जेक्ट के ऊपर जो टोटल फोर्स आएगा बच्चों दैट इज एग्जैक्टली इक्वल टू 0, और हम उसको किस में लिखेंगे, बैलेंस्ड फोर्सेज के अंदर लिखेंगे, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि जितना यहां पर हमने पुश लगाया है, उससे पहले चलो फ्रिक्शन के बारे में मैं आप लोगों को बता देती हूँ थोड़ा सा, कुछ लोगों को क्लियर नहीं है तो बच्चों फ्रिक्शन क्या होता है हमारे पास में है, तो एक टाइप ऑफ फोर्स जो क्या करता है, हमेशा ऑब्जेक्ट के मोशन को अपोज करता है, ठीक है। फ्रिक्शन फोर्स क्या है, डेफिनेशन लिखने की बिल्कुल भी रिक्वायरमेंट नहीं है, 8th स्टैंडर्ड में बहुत अच्छे से पढ़ा है, 7th स्टैंडर्ड में बहुत अच्छे से पढ़ा है आप लोगों ने। फ्रिक्शन फोर्स क्या है हमारे पास में, फ्रिक्शन फोर्स लिख लीजिए यहाँ पर, ठीक है, या फ्रिक्शनल फोर्स लिख लीजिए कि इट इज दैट टाइप ऑफ फोर्स which always opposes the motion of the object। कौन सा फोर्स है बच्चों, जो हमेशा ऑब्जेक्ट के मोशन को अपोज करेगा। एक यहां से आपको सीक्रेट बता देती हूं, कौन सा सीक्रेट है, ये जो फ्रिक्शनल फोर्स भाई साहब हैं और यहाँ पर हम जो अप्लाइड फोर्स लगाते हैं, इन दोनों में एक बहुत भारी दुश्मनी है। ये कहता है कि जिस भी डायरेक्शन में आप लगे हुए होगे, मैं हमेशा उससे अपोजिट चलूंगा, और जब भी अपोजिट चलूंगा तो आपके मोशन को क्या करूंगा, अप्लाइड फोर्स जो है उसके मोशन को क्या करेगा, वो अपोज करेगा, ठीक है। समझ में आप लोगों को। तो देखें इस डायग्राम में वही सेम चीज हमारे पास हो रही है।
यहाँ पर हमने पुश की फॉर्म में फोर्स लगाया और यहाँ पर लग रहा है इसके अपोजिट में फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है। तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या करता है, इस ऑब्जेक्ट के मोशन को अपोज करेगा, क्योंकि उसकी तो अपनी खुद की ऐसी टेंडेंसी है कि वो अप्लाइड फोर्स, जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाते हैं तो उसके मोशन को अपोज करता है। तो यहाँ पर हमने जो पुश की फॉर्म में फोर्स लगाया है वो क्या करता है बच्चों, इस फ्रिक्शनल फोर्स को ओवरकम में नहीं कर पाता है, ठीक है। देखिए यहाँ पर ओवरकम भी कर सकता है, लेकिन बच्चों मैं यहाँ पर किसके बारे में बात कर रही हूँ, बैलेंस्ड फोर्स के बारे में बात कर रही हूँ, ठीक है। तो जितना पुश की फॉर्म में लगाया उसको इक्वल किसने कर दिया, फ्रिक्शनल फोर्स ने इक्वल कर दिया। और एक फोर्स यहाँ पर ऑब्जेक्ट के वेट की वजह से लग रहा है, ये कौन सा है हमारे पास में, एक्शन हो रहा है यहाँ पर। तो इस फोर्स को किसने बैलेंस किया, जो ग्राउंड वापस में उस ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगा रही है, मतलब एक्शन और रिएक्शन दोनों क्या हो गई यहाँ पर, इक्वल हो गई हैं, ठीक है। तो इस डायग्राम में क्या हुआ, अप्लाइड फोर्स को फ्रिक्शन ने ओवरकम किया, ऑब्जेक्ट के वेट वाले फोर्स को जो रिएक्शन फोर्स था जो कि एक्सर्टेड था, ग्राउंड ने एक्सर्ट किया था, उसने ओवरकम कर दिया। तो यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट के ऊपर जो रिजल्टेंट फोर्स होगा दैट इज एग्जैक्टली इक्वल टू 0, ठीक है। तो इस टाइप के फोर्स को हम बच्चों किसमें काउंट करेंगे, बैलेंस्ड फोर्स के अंदर काउंट करते हैं। आई थिंक इस एग्जाम्पल से आपको ये जो हम लोग बैलेंस्ड फोर्स पढ़ रहे हैं ये क्लियर हो गया होगा। चलिए एक लास्ट अब डिस्कस करते हैं इसका टाइप, दैट इज अनबैलेंस्ड फोर्स, ठीक है। अब देखिए बैलेंस्ड फोर्स में क्या हो रहा था, सब कुछ बैलेंस हो रहा था। और आप लोगों को एक बात और बता दूं, बैलेंस्ड फोर्स में अगर सभी फोर्सेज इस ऑब्जेक्ट के ऊपर 0 हो गई, या सभी फोर्सेस ना बोले, रिजल्टेंट फोर्स यदि 0 हो गया तो ये हैवी बॉक्स आपने जो भी एग्जांपल कंसीडर किया होगा दैट डज नॉट मूव, ये मूव ही नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपस में जो फोर्सेस लग रहे हैं उन्हें सभी ने इक्वल कर दिया एक दूसरे को। तो ये ऑब्जेक्ट जो है ये मूव नहीं कर सकता। इसकी जो भी स्टेट थी, जो भी स्टेट मतलब ये अगर रेस्ट में था तो हमारे पास किस में रह जाएगा बच्चों, रेस्ट में ही रह जाएगा। समझ आया आप लोगों को। अब बात करते हैं अनबैलेंस्ड फोर्सेज की, ठीक है। बैलेंस मतलब रिजल्टेंट फोर्स क्या था, 0 हो गया था। अब अनबैलेंस्ड है, इसका मतलब क्या है यहाँ पर कि रिजल्टेंट फोर्स की जो वैल्यू है वो 0 आप लोगों को नहीं मिलेगी, ठीक है। तो डेफिनेशन कैसे राइट करेंगे, द रिजल्टेंट फोर्स acting on the body is not equal to 0, ठीक है बच्चों। कि जो रिजल्टेंट फोर्स होगा, जब हम उस बॉडी के ऊपर टोटल फोर्स के बारे में पता करेंगे, डिस्कस करेंगे, तो वहां पर जो रिजल्टेंट फोर्स होगा उस बॉडी का, ठीक है, F जो रिजल्टेंट है हमारे पास में दैट इज एग्जैक्टली नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। समझ आया आप लोगों को, ठीक है। तो एग्जाम्पल कैसे कंसीडर करेंगे, सेम एग्जाम्पल हमने जो फर्स्ट हमारे डायग्राम, फर्स्ट जो हमारे टॉपिक में लिया हुआ था उसी के बारे में बात करते हैं। देखिए ये हैवी बॉक्स मैंने लिया हुआ है यहाँ पर। अनबैलेंस्ड फोर्स के केस में क्या होगा बच्चों, देखिए ये जो एक्शन है और यहाँ पर जो रिएक्शन हो रहा है ये दोनों इक्वल और अपोजिट हो जाएंगे, तो ये बैलेंस है इस केस में। इस केस में क्या होगा कि यहाँ पर ये जो फोर्स मैंने पुश की फॉर्म में लगाया है ये क्या कर देगा, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर जो फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है, जो इस ऑब्जेक्ट के मोशन को क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है, उसको क्या कर देगा बच्चों, ओवरकम कर देगा, ठीक है। क्या कर देगा, ओवरकम कर देगा। अगर इस फ्रिक्शनल फोर्स को हमारे अप्लाइड फोर्स ने ओवरकम कर दिया यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या होगा, जेन्युइन सी बात है, ऑब्जेक्ट क्या करेगा, ये जो हैवी बॉक्स है या फिर हम इसकी जगह पे कंसीडर कर लेते हैं एक टॉय कार है, ठीक है, ये क्या करेगी, मूव करना स्टार्ट कर देगी। क्या करेगी भाई बच्चों, अपनी स्टेट को चेंज कर लेगी, रेस्ट से किसके अंदर आ जाएगी, हमारे पास में ये मोशन के अंदर आ जाएगी, ठीक है।
समझ में आया आप लोगों को? अनबैलेंस फोर्स कि उस बॉडी के ऊपर लगने वाला जो रिजल्टेंट फोर्स है, यदि वो 0 के बराबर नहीं है तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं कि वो फोर्स किस में काउंट होगा? अनबैलेंस्ड फोर्स के अंदर काउंट होता है। ठीक है, दूसरा सेक्शन भी पढ़ेंगे। चलिए उससे पहले एक बार सारी चीजों को दोबारा से रिमाइंड कर लेते हैं बच्चों, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। अगर चीजें आपको साथ साथ याद रहती हैं, रिमाइंड होती रहेंगी, तो एक बार वो दिमाग में सेट हो जाती हैं और फिर हमें कोई भी दिक्कत नहीं आती है। ठीक है, फोर्स के बारे में पढ़ा हम लोगों ने। फोर्स क्या होता है? इट इज एन एक्सटर्नल एफर्ट इन द फॉर्म ऑफ पुश और पुल which changes or tends to change the state and the dimension of the body। आप 8th स्टैंडर्ड की बातें याद नहीं रखनी है। यहाँ पर फोर्स के बारे में हमने एक जो नई डेफिनेशन जनरेट की है उसके बारे में पढ़ रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो फोर्स की डेफिनेशन, उसके बाद हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था? इफेक्ट ऑफ फोर्स। आई थिंक उनको डिस्कस करने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। 4 टाइप के इफेक्ट हम लोगों ने पढ़े थे कि ऑब्जेक्ट क्या है। चलो ब्रीफली डिस्क्राइब कर देती हूँ। कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो मोशन में ला देगा फोर्स लगाने पर। कोई भी ऑब्जेक्ट यदि मोशन में है तो हम उसके ऊपर बच्चों फोर्स लगा करके उसका मोशन क्या कर सकते हैं? हम उस बॉडी के मोशन को अपोज करके, अपोज तो नहीं, हम उसको स्टॉप कर सकते हैं उस बॉडी को। थर्ड वन, हम फोर्स लगा करके किसी भी बॉडी की डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। एंड द लास्ट वन इज दैट हम किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगा करके उसकी शेप और साइज को भी चेंज कर सकते हैं। इसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा था? यहाँ पर लिख देती हूँ, इफेक्ट ऑफ फोर्स। फिर बच्चों मैंने बताया था यूनिट। यूनिट मतलब ऐसा यूनिट की बात की थी, दैट इज न्यूटन। और मैंने फिर बात की बच्चों सीजीएस यूनिट के बारे में, दैट इज डाइन। ठीक है, और लास्ट वन मैंने किसके बारे में बात की? टाइप ऑफ फोर्स। टाइप ऑफ फोर्स में मैंने 2 टाइप के फोर्स के बारे में पढ़ाया आप लोगों को। फर्स्ट वन कौन सा था बच्चों? बैलेंस्ड फोर्सेज। एंड द नेक्स्ट वन इज अनबैलेंस्ड फोर्सेज। ठीक है, अभी लिखने का कोई जरूरत नहीं है क्योंकि आप लोग बहुत अच्छे से उसको पढ़ चुके हैं। बैलेंस फोर्स जिसमें रिजल्टेंट फोर्स बॉडी का 0 होगा, और यदि रिजल्टेंट फोर्स किसी भी बॉडी का 0 हो जाता है तो ऑब्जेक्ट यदि रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही रहेगा। मतलब क्या है बच्चों? वो ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा हमारे पास में। अनबैलेंस फोर्स मतलब रिजल्टेंट फोर्स किसी भी बॉडी के ऊपर यदि लग रहा है तो वहां पर वो फोर्स जो है, एफ रिजल्टेंट जो है, वो क्या होगा बच्चों मेरे पास में? दैट इज नॉट इक्वल टू 0। और इस टाइप के फोर्स को हम किस में काउंट करेंगे? अनबैलेंस्ड फोर्स के बारे में काउंट करेंगे। ठीक है, तो ये था हमारा टॉपिक।